नमस्कार, प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकिशन। डालते अभी तक की मुख्य हेडलाइंस पे। लॉकडाउन 4 खत्म, सभी दुकानें 7 दिन खुलेंगे, आवाजाही पर भी कोई रोक नहीं। पटना में बड़ा हादसा, गंगा स्नान के दौरान डूबे 3 युवक, 2 की बची जान, 1 लापता। आठ जून से भक्तों के लिए महावीर मंदिर का पट खुल जाएगा, बदल गया है दर्शन का नियम। 14 जून तक बिहार में दस्तक देगा मानसून, केरल में बनने लगा माहौल। और टूट गई जोड़ी, सलमान खान के करीबी और मशहूर संगीत निर्देशक वाजिद खान का निधन। कोरोना महामारी के कारण देश में लॉकडाउन 4 खत्म हो गया है। आज से देश में बहुत कुछ बदल गया है। बिहार में भी केंद्र सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। यह बदलाव 30 जून तक कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी सभी जगह पर लागू होगा। बिहार में अब हफ्ते के 7 दिन सभी दुकानें खुले रहेंगी। सरकारी और प्राइवेट अपनी पूरी क्षमता के साथ काम करेंगे। कर्मियों को लेकर यहाँ कोई लिमिटेशन लागू नहीं होगी। साथ ही कहीं भी आवाजाही पर कोई रोक नहीं है। रात के कर्फ्यू के वक्त में भी बदलाव किया गया है। अब रात के 9 बजे तक बाजार खुले रहेंगे। रात का कर्फ्यू अब 1 से 30 जून के बीच रात 9 बजे से सुबह के 5 बजे तक लागू रहेगा और इस दौरान केवल इमरजेंसी सेवा को ही छूट मिलेगी। अनलॉक फेज 1 की असल शुरुआत 8 जून से होगी, जब शॉपिंग मॉल, होटल, रेस्टोरेंट और धार्मिक स्थान खुलेंगे। फिलहाल केंद्र के गाइडलाइन के मुताबिक किसी भी तरह की छूट कंटेनमेंट जोन में नहीं दी जाएगी। सोशल डिस्टेंसिंग के प्रोटोकॉल के साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट आज से जारी है। राजधानी पटना में भी इसके साथ ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा का परिचालन शुरू हो गया है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट तौर पर आदेश दिया है कि यात्रियों से सामान्य किराया ही वसूला जाएगा। भारत के कई राज्यों में कोहराम मचाने के बाद अब टिड्डा का समूह बिहार पहुंचने वाला है। जी हां, दरअसल टिड्डा के एक समूह को उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में देखा गया है, जिसके बाद बिहार सरकार ने बिहार के कई जिलों को भी अलर्ट घोषित किया है। बिहार सरकार मगध प्रमंडल के जिलों के साथ रोहतास और कैमूर जिला के अधिकारी और किसानों को भी अलर्ट कर दिया है। साथ ही सरकार के मुताबिक टिड्डा के झुंड से फसल को बर्बाद होने से बचाने की तैयारी भी जारी है। पूरे बापरे आगे कर ले। अरे बट बंद करो, खटर छट गया, जल्दी आओ ना, बाहर क्या कर रहे हो? पटना में कोरोना के 11 नए केस सामने आए हैं। इनमें से 3 केस अस्पतालों में डिटेक्ट किए गए हैं। राजधानी पटना के बड़े प्राइवेट अस्पताल राजेश्वर हॉस्पिटल में भी एक शख्स को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, जबकि विक्रम के एक प्राइवेट अस्पताल में 16 साल के किशोर को संक्रमित पाया गया है। इसके अलावा रेलवे के एक रिटायर्ड कर्मी को करबिगहिया स्थित सेंट्रल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में पॉजिटिव पाया गया है। राजेश्वर अस्पताल में जिस शख्स को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है वह आलमगंज के काजीबाग मोहल्ले का रहने वाला है। 52 साल के इस शख्स को हार्ट अटैक के इलाज के लिए राजेश्वर अस्पताल लाया गया था, जहां उसका सैंपल लिया गया है। रविवार की शाम उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। यह शख्स राशन की दुकान चलाता है। जिला प्रशासन ने कागजी मोहल्ले के उस इलाके को सील कर दिया है और साथ ही साथ वहां के लोगों को स्क्रीनिंग भी कराई है। नए अपडेट के मुताबिक राज्य में 65 और कोरोना मरीज मिले हैं। इसके साथ ही कोरोना मरीजों की संख्या 3872 हो गई है। बिहार में 14 जून को मानसून दस्तक देगा। दक्षिण पश्चिम मानसून केरल के तट पर दस्तक देगा। इसके साथ ही बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में काफ़ी अनुकूल वातावरण तैयार हो गया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगर सब कुछ ठीक रहा तो 14-15 जून को मानसून बिहार में दस्तक देगा। राज्य के किसान बेसब्री से इसका इंतजार भी कर रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक केरल के आसपास मानसून के अनुकूल वातावरण है। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों में मानसून की हवाएं चल रही है, तो वहीं दूसरी ओर बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड में चक्रवाती हवाएं चल रही है। स्थानीय कारण से इन प्रदेशों में आंधी चलने के साथ साथ बारिश भी हो रही है। लॉकडाउन 5 लागू होने के बाद से अब 8 जून से पटना के मंदिर भी खुल जाएंगे। पटना का महावीर मंदिर हनुमान जी के दर्शन के लिए अब आपको ऑनलाइन बुकिंग करवानी होगी। महावीर मंदिर पटना के सचिव आचार्य किशोर कुणाल ने बताया कि महावीर मंदिर फिजिकल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन के साथ दर्शन, पूजा और प्रसाद के लिए ऑनलाइन बुकिंग की तैयारी में है। मंदिर प्रशासन ने योजना बनाई है कि जिस तरह तिरुपति और उज्जैन में ऑनलाइन बुकिंग के बाद दर्शन या भस्म आरती में शामिल होने का मौका मिलता है, ठीक उसी प्रकार निःशुल्क व्यवस्था यहाँ भी लागू होगी। राजधानी पटना से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां पटना सिटी इलाके में गंगा में 3 युवक स्नान के दौरान डूब गए हैं। हालांकि स्थानीय लोगों की मदद से 2 की जान बच गई है, तो वहीं 1 युवक अभी भी लापता है। मिली जानकारी के अनुसार गंगा दशहरा के मौके पर तीनों युवक गंगा स्नान को गए थे। स्नान के दौरान
गंगा की तेज धारा होने की वजह से तीनों गहरे पानी में चले गए। हालांकि इस दौरान घाट पर मौजूद लोगों की मदद से 2 युवक अपनी जान बचाने में कामयाब रहे, तो वहीं एक युवक गंगा की तेज धारा में बह गया। ये क्या घटना घटी है? हम तो उतनी तो जानते हैं अभी। किस तरह की क्या सूचना मिली है सर आपको? सूचना में जो बताए वही सूचना हमको मिला। जैसे आए हैं तो आदमी से पूछा गया तो बताया कि ऐसे ऐसे जो बता दी पहले वो तीन बच्चे थे। हाँ 3 बच्चे थे। हाँ सुन रहे हैं आदमी कह रहा है। हाँ। लेकिन हम तो आँख से नहीं देखे हैं, तो हम तो 10 बजे ड्यूटी में प्रेजेंट हुए तो जानकारी हुआ कैसे से आदमी। एक बच्चे अभी तक की खोज नहीं हुई है ना? हाँ एक बच्चा के लिए खोजबीन के लिए इंडिया को खबर किया गया है, वो आ रहा है 5 या 10 मिनट के अंदर। वो कहाँ के रहने वाले थे ये लड़के जो डूबे हैं? कौन जो बच्चा डूबा है कहाँ के रहने वाला है? आदमी से पूछा गया तो जमुनापुर चैरटोला की बता रहा है। ठीक। बॉलीवुड से एक और बुरी खबर सामने आई है। मशहूर संगीत निर्देशक वाजिद खान का निधन हो गया है। वाजिद अपने जोड़ीदार साजिद खान के साथ मिलकर साजिद और वाजिद युगल नाम से फिल्मों में संगीत की रचना करते थे। साजिद वाजिद ने सलमान खान की कई फिल्मों में हिट म्यूजिक दिया है। वाजिद के निधन से बॉलीवुड में शोक की लहर छा गई है। उन्हें याद करने और श्रद्धांजलि देने का सिलसिला जारी है। 42 साल के वाजिद का निधन सोमवार तड़के मुंबई के एक अस्पताल में हुआ है। रिपोर्ट में म्यूजिक कंपोजर सलीम मर्चेंट के हवाले से बताया गया कि वाजिद चेंबूर के सुराना अस्पताल में पिछले कुछ दिनों से भर्ती थे, जहां उनकी हालत बिगड़ती चली गई। उन्हें कई समस्या थी, उन्हें किडनी की समस्या भी थी। पिछले 4 दिनों से वो वेंटिलेटर पर थे। उनकी हालत खराब होती चली गई। किडनी संक्रमण से शुरुआत हुई और फिर हालत गंभीर होती चली गई। सुपरस्टार सलमान खान की वांटेड, दबंग और एक था टाइगर जैसी कामयाब फिल्मों की मशहूर संगीतकार जोड़ी साजिद वाजिद के वाजिद खान का निधन हो गया है। वो 42 साल के थे। मुंबई के एक अस्पताल में सोमवार को उन्होंने अंतिम सांस ली। जाने माने गायक सोनू निगम ने एक फेसबुक पोस्ट से इसकी पुष्टि की। वाजिद खान के भाई साजिद खान ने बीबीसी की सहयोगी पत्रकार मधुपाल को बताया कि वाजिद खान कोरोना वायरस से संक्रमित भी थे। वाजिद खान के परिवार ने बीबीसी से उनके निधन की पुष्टि करते हुए कहा कि उनकी आत्मा के लिए दुआ कीजिए। कि वाजिद खान किडनी की बीमारी से पीड़ित चल रहे थे और उनका 2 साल पहले ट्रांसप्लांट हुआ था। अभी उनके गले में इन्फेक्शन था और चेंबूर के सुराना अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया था। फिल्म अभिनेता रणवीर शोरी ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए ट्विटर पर लिखा है कि वाजिद खान की मौत कोरोना की वजह से हुई। अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा ने भी वाजिद खान को ट्विटर पर श्रद्धांजलि दी है। म्यूजिक कंपोजर सलीम मर्चेंट ने पीटीआई को बताया कि वो पिछले 4 दिनों से वेंटिलेटर पर थे। उनकी तबीयत काफी खराब थी। किडनी के संक्रमण से इसकी शुरुआत हुई और फिर उनकी हालत बिगड़ती चली गई। साजिद वाजिद की जोड़ी ने साल 1998 में प्यार किया तो डरना क्या से अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत की थी और इसके बाद सलमान खान की फिल्मों में उनके संगीत का सिलसिला लगातार जारी रहा। इन फिल्मों में गर्व, तेरे नाम, तुमको ना भूल पाएंगे और पार्टनर जैसी फिल्में शामिल हैं। वाजिद खान अपने भाई साजिद खान के साथ मिलकर म्यूजिक कंपोज करते थे। वो न केवल पॉपुलर म्यूजिक के फनकार थे बल्कि गायकी में भी उन्होंने शोहरत बटोरी थी। सलमान पर फिल्माया गया मेरा है जलवा, फेविकोल से और राउडी राठौर अक्षय कुमार पर फिल्माया गया चिंता ता चिता चिता जैसे लोकप्रिय गाने वाजिद खान ने ही गाए थे। उन्होंने हाल ही में सलमान खान के लिए प्यार करो ना और भाई भाई गाने के लिए संगीत रचा था। सलमान खान ने ये गाने अपने YouTube चैनल पर रिलीज किए। लेकिन अफसोस कि आने वाले वक्त में साजिद वाजिद की जोड़ी में अब वाजिद नहीं होंगे। रोहतास पुलिस ने मोबाइल झपट्टा मार गिरोह के 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। नगर थाना पुलिस ने यह कार्रवाई की है। पिछले दिनों सासाराम सिविल कोर्ट के कर्मी से अपराधियों ने झपट्टा मारकर मोबाइल फोन छीन लिया था तथा भाग निकला था। बाद में पुलिस ने लोकेशन के आधार पर छानबीन कर 4 अपराधी को धर दबोचा है। इन लोगों के पास से छीने गए मोबाइल भी बरामद हुए। जिला जज साहब के आवासीय कार्यालय से घर जा रहे थे तो उसी में जाने के क्रम में काली मंदिर से जस्ट पूरब में 100 कदम पूरब में पीछे से पश्चिम साइड से पीछे से बाइक से 2 लोग आए और आते समय हम बात कर रहे थे। बात करने के दौरान में मोबाइल खींच लिया और खींचकर वो लोग बाइक चलते हुए बाइक से चले गए। चूँकि मामला 7 बजे शाम का था इसलिए नहीं देख पाए कि गाड़ी का नंबर क्या था और लेकर चले गए। उसके बाद
अभी कोई सूचना मिली है क्या आपको? अभी मुझे सूचना मिली है कि बड़ा वो फ़ोन किए थे और बोले कि मोबाइल के बारे में डिटेल पूछ रहे थे कि मोबाइल का मॉडल क्या है, कलर क्या है और कितने का मोबाइल है। मैंने सारा डिटेल्स उनको बता दिए हैं। बोलते ठीक है, जैसा हो सब आपको बताते हैं। क्या नाम रहेगा सर आपका? मेरा नाम नीरज कुमार है, यहीं पर एज सिस्टम ऑफिसर में काम करते हैं। किस पद पे कार्यरत हैं न्यायालय में? एज सिस्टम ऑफिसर। न्यायालय परिसर में ही? हाँ हाँ, सिविल कोर्ट से। रोहतास जिला के विक्रमगंज थाना अंतर्गत सलेमपुर में एक सीमेंट लदे अनियंत्रित ट्रक ने बाइक सवार पिता पुत्र को रौंद दिया है, जिसमें दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। दोनों को विक्रमगंज के निजी क्लिनिक में इलाज के लिए लाया गया है। बताया जाता है कि घायल दोनों शख्स मुंजी गांव के निवासी हैं। हाँ सर, मेरा फटा है। दिखाओ। महज हैंड पंप पर पानी पीने के विवाद को लेकर के दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई है, जिसमें 8 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों में 7 एक पक्ष के लोग हैं, दूसरे पक्ष के मात्र एक व्यक्ति शामिल है। बताया जाता है कि चापाकल पर एक शख्स पानी पी रहा था, जिसे लेकर दूसरे शख्स ने जातिगत टिप्पणी कर दी और चापाकल पर पानी पीने से मना करने लगा, जिसे लेकर विवाद गहरा गया और दोनों पक्षों में जमकर मारपीट होने लगी। जाइए इलाज कराइए, इलाज कराने के लिए चले आए। कितने लोग घायल हैं टोटल? 8 आदमी हैं। क्या मामला, मारपीट का मामला क्या? हाँ, हमारे पीठ से आपस में किया था। पटना के भथुआ थाना क्षेत्र से बड़ी खबर सामने आई है, जहां उत्पाद विभाग की टीम ने भारी मात्रा में शराब बरामद किया है। हालांकि इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बताया जा रहा है कि उत्पाद विभाग को गुप्त सूचना मिली थी कि भथुआ के इंडस्ट्रियल एरिया में भारी मात्रा में शराब की खेप आई है। उक्त सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग की टीम ने इंडस्ट्रियल एरिया में छापेमारी की, जहां एक सुनसान जगह पर खड़ी एक ट्रक से 300 कार्टून अंग्रेजी शराब बरामद किया गया। समस्तीपुर के ताजपुर में 5 किलो की बजाय 4 किलो गेहूं देने, 1 किलो दाल के बजाय 800 ग्राम दाल देने, खराब राशन देने, वजन में हेराफेरी करने समेत डीलर की लूट और मनमानी से परेशान उपभोक्ता ने तड़के एलकेबीडी कॉलेज के सामने डीलर कमलेश शाह पर कार्रवाई की मांग को लेकर के कॉलेज के पास ताजपुर पूसा मुख्य मार्ग को जाम कर जमकर प्रदर्शन किया। सरकार घर से कम अल है, आधा किलो काट के केकरा देता है? कौन डीलर है? कमल साहब कितना कहे छो? उससे ज्यादा न दे तो ओकरा बाद कथी कहे छो? जानकारी मिली है कि ताजपुर के जो उपभोक्ता हैं वो वहाँ के डीलर कमलेश शाह के मनमानी के खिलाफ ताजपुर कॉलेज के सामने सड़क जाम कर दिए हैं। सिर्फ ताजपुर के ही नहीं बल्कि पूरे जिला में डीलर लोगों का नौटंकी जारी है। 1 किलो दाल के जगह 800 ग्राम दाल दे रहे हैं, उसमें भी चना में खेसारी मिलाया हुआ दाल दे रहे हैं। 4.5 किलो चावल, 5 किलो के जगह 4.5 किलो चावल, जब घर आकर के वजन किया जाता है वो 4 किलो होता है। खाने लायक राशन नहीं है, एकदम खराब चावल गेहूं बांटा जा रहा है, कहीं कहीं पैसा भी ज्यादा लिया जा रहा है। इसके खिलाफ अभी ताजपुर कॉलेज रोड उपभोक्ता जाम कर दिए हैं। एमओ की मिली भगत है। एमओ से मांग किया गया कि आप आम लोगों को जुटा करके एक सर्वदलीय बैठक बुलाइए, बैठक से कुछ तय हो जाए, समस्या पर बात हो। लेकिन एमओ की मिली भगत है, मोटी कमाई है और ताजपुर समेत संपूर्ण जिला में इस प्रकार का नौटंकी जारी है। भाकपा माले डीलर के खिलाफ चल रहे तमाम आंदोलन का समर्थन करती है। सुरेंद्र प्रसाद सिंह प्रखंड सचिव सह जिला कमेटी सदस्य भाकपा माले ताजपुर समस्तीपुर। जब से कोरोना ने देश में दस्तक दी है, तब से इससे बचने को लेकर के भारत सरकार के साथ साथ राज्य की सरकार भी कई नियम कानून बनाए। कोरोना से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग और चेहरे पर मास्क भी लगाना अनिवार्य कर दिया बिहार में, जिसे लेकर यह नियम बना है। साथ ही जिला प्रशासन ने यह भी आदेश निकाला है कि पेट्रोल पंप पर कोई भी व्यक्ति अगर ईंधन लेने जाता है, अगर वो मास्क लगाए हुए है तो उसी को ईंधन देना है, अन्यथा नहीं।
साथ ही अभी बताया गया कि पेट्रोल पंप पर जितने भी स्टाफ रहे हैं उन्हें भी मास्क लगाना अनिवार्य है, लेकिन इन सभी नियम की अनदेखी पेट्रोल पंप पर देखने को मिल रही है। बताइए कि जिला प्रशासन के तरफ से जो गाइडलाइन जारी किए गए थे कि बिना मास्क के ईंधन कस्टमर को नहीं देना है, लेकिन यहाँ पर जब हम पहुँचे तो ऐसा देखा नहीं, क्या करना है इस पर? तो वैसे देखिए, जब आप यहाँ पे आए ना उस टाइम शिफ्ट ऑफ का टाइमिंग था 8:30 बजे। 8:30 बजे शिफ्ट ऑफ हो रहा था। जो नाइट शिफ्ट का लड़का था वो सब ऑफिस में हिसाब देने जा रहा था, और जो इंचार्ज ले रहा था वो अभी प्रॉपर PPE के साथ नहीं था, ये हम बोल रहे हैं। अभी आप देखिए सब एकदम प्रॉपर PPE के साथ है। बस यही हम बोलना चाहते हैं। गाइडलाइन में ये भी जारी किया गया था कि जितने भी पेट्रोल पंप के स्टाफ हैं उन सभी को भी मास्क पहनना जरूरी होगा। पहनता है, सब पहनता है, अभी भी पहना हुआ है। जो ऑफिस में गया है वो करने के लिए सब पहना हुआ है। यहाँ पे कोई मतलब हम बोल रहे हैं ना कि जो भी गाइडलाइन मतलब जारी किया गया हम लोग खुद फॉलो करते हैं, दूसरों को भी मतलब रिकमेंड करते हैं वो फॉलो करने का। लेकिन बस कुछ लोग हैं, परसेंटेज लोग जो इस चीज़ को नहीं। अभी भी ठीक, आपके पीछे देखिए मास्क नहीं पहना हुआ उसको ईंधन दिया जा रहा है। बिना मास्क का तेल नहीं देना था, क्यों दिए हैं आप? जिला प्रशासन का साफ आदेश है, उनके तरफ से कुछ सुरक्षा मानक तय किए गए थे कि बिना मास्क के तेल नहीं देना है, आपने तेल दिया, क्या करना है आपको? ध्यान नहीं दिया, ध्यान बोलिए, नहीं दिया, उनका मास्क पर ध्यान नहीं दिया। कोविड-19 के मार झेल रहे हैं प्राइवेट शिक्षण संस्थान के शिक्षक भुखमरी के कगार पर हैं और अब सरकार से आर्थिक पैकेज का लाभ पाने और निजी कोचिंग संस्थान को सोशल डिस्टेंसिंग नियम का पालन करते हुए खोलने की मांग को लेकर प्राइवेट शिक्षक एकजुट होते दिख रहे हैं। तो वहीं पटना सिटी के मंगल तालाब स्थित सिटी फील्ड में बिहार प्राइवेट टीचर वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा एक मीटिंग का आयोजन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए किया गया। तो वहीं मीटिंग के दौरान शिक्षक ने बताया कि हम न ठेला चला सकते हैं, न रिक्शा चला सकते हैं, ना ही हम चाय बेच सकते हैं, हम केवल कलम उठाकर बच्चों का भविष्य बना सकते हैं। ये किस चीज़ को लेकर बैठक की गई और सरकार से क्या मांग कर रहे हैं, क्या? ये मीटिंग जो है आज हम लोग प्राइवेट टीचर का मीटिंग है, हमारे एसोसिएशन एक है प्राइवेट टीचर वेलफेयर एसोसिएशन बिहार के नाम से, जिसमें हम लोगों का सरकार से मुख्य रूप से मांग है कि कोचिंग 3 महीने से बंद है, सभी चीज़ कहीं ना कहीं खुल चुकी है और आर्थिक पैकेज का लाभ भी सभी को मिल रहा है, लेकिन नहीं मिल रहा है तो एक शिक्षक को मिल रहा है जो प्राइवेट शिक्षक हैं। ना हम कहीं ठेला चला सकते हैं, ना कहीं हम रिक्शा चला सकते हैं, ना हम कहीं चाय बेच सकते हैं। जब भी हम कर सकते हैं एक पेन उठाकर बच्चे का भविष्य बना सकते हैं, और आज भविष्य बनाने वाला का भविष्य अंधकार में पड़ा हुआ है। इसी के लिए हम लोग अभी मीटिंग रखे हैं। हमारे मीटिंग के अध्यक्ष महोदय भी यहाँ पे उपस्थित हैं, गणेश सर, सचिव भी हैं, यूनुस सर, और सारे जगह से बद्रघाट से, चेक पोस्ट से, गाय घाट से दूर दूर से टीचर आए हुए अपनी बातों को रखने के लिए कि यहाँ तक अगर हमारी लड़ाई नहीं दूर हुई तो हम तुरंत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। हम अपने माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को ज्ञापन सौंपेंगे कि जिसमें हमारी मांग को पूरा करें कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए हम शिक्षण संस्थान, जो प्राइवेट शिक्षण संस्थान है, जो दैनिक शिक्षक हैं, वो जल्द से जल्द अपना कार्यरत काम को शुरू करें। समस्तीपुर के उजियारपुर विधानसभा के बिशनपुर गांव से 1 माह पूर्व मिथिलेश कुमार सिंह को बिजली का करंट लगने से घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी। उनके घर के सामने मवेशी चराने के दौरान ये बिजली की चपेट में आने से ये मौत हुई थी, जिसे लेकर जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय सचिव प्रशांत किशोर पंकज ने मृतक के पत्नी ममता देवी को चेक के माध्यम से सहायता राशि दी है और सरकारी मुआवजा देने का आश्वासन दिया है। वह खुद मृतक के परिजनों से मिलने पहुंचे थे। तो वही मृतक की पत्नी ममता देवी का कहना था कि आज तक ना तो कोई स्थानीय विधायक आए, ना ही कोई अधिकारी हालचाल लेने तक आए हैं। आज मुझे प्रशांत किशोर पंकज ने ही चेक के माध्यम से सहायता राशि दी और आगे भी सरकार से उचित मुआवजा दिलाने की बात कही। कि पिछले 1.5 महीना पहले कि मिथिलेश सिंह ये कहा के निवासी हैं, बिजली विभाग की लापरवाही के कारण ठीक उनके मकान के सामने एक पोल है, वहीं पे सट के उनकी मौत हो गई थी। लेकिन यहाँ पे ताल मटोल जो है अधिकारियों के द्वारा चलता रहा। काफी प्रेशर देने के बाद अभी अधिकारियों के द्वारा 1-2 दिन पहले 20,000 रुपये का चेक दिया गया है। हमारी बात अधिकारियों से हुई है और हम बिजली विभाग से पहले भी डिमांड किए थे कि इनको जल्द से जल्द 4 लाख रुपए आपके विभाग के द्वारा मिलना चाहिए। ये निहायत ही जो गरीब लोग हैं, इनके पास कोई ज़मीन नहीं है, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं,
तो मैंने इस मानवीय आधार पे भी पहले आग्रह किया था, लेकिन इनका हक भी बनता है क्योंकि बिजली विभाग की लापरवाही के कारण इनकी मौत हुई थी। और हमें उम्मीद है कि अगले 10 से 15 दिनों के अंदर में विभाग निश्चित रूप से कार्रवाई करके और इनको चेक देने का काम करेंगे। जी, कौन सा गांव है सर? ये अखा गाँव है। कौन प्रखंड है? ये उजियारपुर प्रखंड का अखा गाँव है। आपका क्या नाम है सर? प्रशांत कुमार पंकज, राष्ट्रीय सचिव युवा जनता दल। इस प्रकार का है सर, आज से 1.5 महीना पूर्व मिथिलेश सिंह यही ट्रांसफार्मर सामने है, उनके घर के सामने है। उन घर के सामने अपने किसी कारणवश काम से गए थे, उसमें करंट आ गया जिसके कारण उसको तत्काल उनकी मृत्यु घटनास्थल पर लगभग हो गया था, जिसके कारण बिजली विभाग द्वारा और क्या कहते हैं जो अपने जिस विभाग को सबको सूचना दी गई लेकिन उस पर अमल नहीं किया गया। उसके बाद प्रशांत पंकज जी ने इस पर एक अपने हिसाब से और अपने एक रक्षात्मक तरीके से उन्होंने पहल किया, जिसके ऊपर जो है तो ये एक जो 20,000 का जो है वो सुनने में आया है, जो मिल गया है। और बाकी बताए हैं जो मिलने की आशंका 4 लाख रुपए दिया जाएगा। स्थानीय विधायक क्या? स्थानीय विधायक को तो पूछिए उनको पूछिए ही नहीं, क्या उनको तो हम लोगों ने तन मन धन से उनको जो है सो वोट दिए थे, और अभी तक उन्होंने फोन भी नहीं किया। इधर से जब किया गया तो वो कहे जो हम करवा देते हैं, केवल संतावना दिया गया और उसके सिवा और कुछ नहीं दिया गया। उनसे हम क्या देखने के लिए भी नहीं आए और उनसे हम क्या उम्मीद रखें जो हमारे विधायक हैं, क्या उनसे उम्मीद रखा जाए, क्या उनके साथ क्या कहा जाए। वो हम लोगों को तो एक रखिए जो एक लग गया है, जो हम लोगों ने उनको चुन करके हम लोगों ने एक भारी मूर्खता की है। कौन विधायक है? श्री आलोक कुमार मेहता जी है। आपका क्या नाम है? श्री जितेंद्र कुमार सिंह। कौन जगह है? अकाहा बिशनपुर। प्रख्यात शिक्षाविद राजश्री आचार्य सुदर्शन जी महाराज ने राजधानी वासियों के प्रबुद्ध बुद्धिजीवी लोगों से आगामी 2 जून को आयोजित संकट निवारण दिवस के मौके पर अपील किए हैं कि सभी लोग अपने अपने घरों में कोरोना संकट से मुक्ति के लिए हवन करें और भगवान से प्रार्थना करें ताकि लोग जीवन के प्रति प्रेम कर सके और जागरूक बन सके। एक प्रेस वार्ता के मौके पर आचार्य सुदर्शन जी महाराज ने कहा है कि पूरे देशवासियों को कम से कम एक दिन संकल्प दिवस के रूप में मनानी चाहिए ताकि लोग अपनी बुराई को नष्ट कर सके। उन्होंने आगे बताया कि कोरोना जैसे महामारी से अपनी सुरक्षा करते हुए लोग समाज के निर्माण में योगदान करें। चलिए, आज जिस परिवेश में हम लोग जी रहे हैं, हम लोग क्या पूरा देश और पूरा विश्व, क्या पूरे विश्व जो संकट की स्थिति से गुजर रहा है, तो जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं, प्रबुद्ध लोग हैं, उन लोगों की चिंता होना स्वाभाविक है। तो हम लोगों ने एक निश्चय किया कि आज 2 जून को एक संकट निवारण दिवस के रूप में एक आयोजन करें, जिसमें हम जितने भी प्रबुद्ध लोग हैं, जगे हुए लोग हैं, यूँ तो सामान्यतः पूरा समाज सोया हुआ है, हम लोग जो जगे हुए हैं, भगवान बुद्ध कहते हैं अप दीपो भव, जगो। स्वामी विवेकानंद कहते हैं उत्तिष्ठ जागृता। आज हम लोगों को जागने का समय है। पिछले 2.5 महीना से हम लोग जिस परिवेश में जी रहे थे, एक जिस बंधन में हम लोग जी रहे थे, उस परिवेश से सब स्वाभाविक है कि सब लोग घबरा चुके हैं। तो हम लोगों ने यह निश्चय किया कि एक संकट निवारण दिवस के रूप में पूरे समाज में एक जागरण पैदा किया जाए, सब लोगों को जगाया जाए कि प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन से प्यार करना शुरू करे। अभी आपने देखा पिछले दिन हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे प्रांत के माननीय मुख्यमंत्री, इन लोगों ने काफी लोगों को बताया कि लॉकडाउन को जो नियम है उसका पालन करें। हम लोगों ने कुछ दिन तक तो पालन किया, फिर बाद में हम लोगों ने उच्छृंखलता अपनी दिखानी शुरू कर दी। अभी देखिए थोड़ा सा रिलैक्सेशन हुआ और सभी लोग 2-3 आदमी मोटरसाइकिल पर बैठ गए, सड़क पर हुड़दंग। काम होना स्वाभाविक है, काम करिए,
लेकिन अकारण काम के बहाने करके सड़क पर हुड़दंग मचाना, जिससे कि आदमी को स्वयं अपना खतरा हो। तो इसके लिए हम लोगों ने ये निवारण दिवस का आयोजन कराया और हम लोगों ने मन में सोचा कि कम से कम प्रत्येक व्यक्ति अपने लिए, क्योंकि हम लोग हिंदू शास्त्रों में लिखा है कि हवन करने से विकृतियां नाश होती है, हवन करने से बुराई नाश होता है। तो बुराई को नाश करने के लिए हम लोगों ने हवन का आयोजन किया और उसमें मंत्र का पाठ यही करेंगे, या गायत्री मंत्र का पाठ करें, महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करें, या हनुमान जी का मंत्र का मंगलकारी मंत्र का पाठ करें, लेकिन हम लोगों को हवन करना है। और हवन में यही संकल्प लेना है कि हे परमात्मा, हमारे ऊपर जो संकट है उसका तुम निवारण कर दो। हमारे मन में जो विकृति आ गई है, जो काली घटा हमारे सर पर आ गई है, उस घटा का को निवारण करो, हमारे समाज से हटाओ। यह तो हम लोग करें, साथ साथ यह भी संकल्प करें कि हम लोग अपनी स्वच्छता का ध्यान रखें, अपने परिवार को, अपने बच्चों को स्वच्छ रहने का, सुसंस्कृत व्यवहार करने का, आहार व्यवहार करने का, भोजन का, यह तमाम चीज़ों पर एक नियंत्रण के लिए हम लोगों को संकल्प करना है। आपने पिछले दिन में देखा होगा, मेरा एक कार्यक्रम चल रहा है, अभी टीवी पर भी चल रहा है, उस चैनल पर हम लोगों ने कहा है कि क्या सतयुग लौट रहा है। नेपाल की कैबिनेट ने एक लैंडमार्क फैसले में नेपाल का नया राजनीतिक नक्शा जारी किया है। इस नक्शे में लिम्पियाधुरा, कालापानी और लिपुलेख को नेपाल की सीमा का हिस्सा दिखाया गया है। नेपाल की कैबिनेट ने इसे अपना जायज दावा करार देते हुए कहा है कि महाकाली नदी का स्रोत दरअसल लिम्पियाधुरा ही है, फिलहाल भारत के उत्तराखंड का हिस्सा है, जिसे लेकर बीएसएफ के पूर्व कमांडेंट ने नेपाल पर हमला बोला है। नेपाल जो कि हमारा बहुत पुराना इनसे संबंध मैत्रीपूर्ण रहा है, एक ऐतिहासिक संबंध है बेटी और रोटी का, लेकिन 9 मई के बाद इन्होंने लेपिलेख और कालापानी जो पिथौरागढ़ उत्तराखंड के एरिया में पड़ता है, उसके लिए लगातार बयान कुछ गलत सलत दिया जा रहा है, जिसके चलते भारत के साथ उनका संबंध अगर देखा जाए तो बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि इन्होंने एक बिल भी नए नक्शे के तौर पे पेश कर दिया है, जिसमें 325 किलोमीटर का ये जो लिपिलेख और कालापानी का एरिया है वो अपना बता रहे हैं। सवाल इस बात का है कि 2015 से वहाँ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रोड का निर्माण हो रहा था और आज तक किसी तरह का उन्होंने ऑब्जेक्शन नहीं किया। ये मानसरोवर के लिए रास्ता और हमारे सैन्य दृष्टि से पूरी तैयारी, जिसमें सप्लाई और रसद फौज को पहुंचाया जा सके, इसके लिए बनाया जा रहा है। आज सवाल इस बात का है कि चीन के उकसावे पे इस तरह का बयान और उनके संसद में 325 किलोमीटर का लेपिलेख और कालापानी को अपना बताना एकदम पूर्णतः गलत है। हमारे जो सर्वेयर हैं भारत के लेफ्टिनेंट जनरल गिरीश कुमार, उन्होंने बोला है कि हमारे मैप के अंदर कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, हमारा मैप केवल लद्दाख और जो है जम्मू कश्मीर के बारे में बताया गया है कि ये अलग हुआ है इंडियन टेरिटोरीज के तौर पे। सवाल इस बात का है कि लिपिलेख और कालापानी किसी भी हालत में उनका बनता नहीं है। उनके ओपी शर्मा ओली प्राइम मिनिस्टर ने बताया है कि हमने ईस्ट इंडिया कंपनी से इसको लिया था। फिलहाल आज की खबरें में इतना ही। आप देखते थे प्लस न्यूज। नमस्कार।